नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ग्रुप पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर के कई सारे असमंजस खड़े हो चुके हैं। जब बिहार सरकार ने पिछले बार के विधानसभा चुनाव में यह घोषणा की थी कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा और इसी उम्मीद में बिहार के 3.5 लाख से भी अत्यधिक नियोजित शिक्षकों ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भरपूर सहयोग भी किया, समर्थन भी दिया और पुनः सरकार भी बनाने में उनकी मदद की। लेकिन जब चुनाव संपन्न होते हैं, सरकार बन जाती है, तो चुनावी संबोधन में, चुनावी घोषणाओं में की गई वादे भूलना प्रारंभ कर देते हैं और फिर उन्हें याद ही नहीं होता है कि किनके लिए उन्होंने कहां से क्या बोला था। बारंबार नियोजित शिक्षकों की मांग रही 2020 के बाद जो नई सरकार बनी, वर्तमान में जो सरकार है उससे, और बार-बार टाल-मटोल होते रहे। जब आधा से अत्यधिक समय गुजर गया 2020-25 जो 5 वर्षों की सरकार बनी उसके बाद सरकार को यह ध्यान आया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। लेकिन अब पूर्व से जो नियोजित शिक्षकों की उम्मीदें थी कि बिना शर्त ही उन्हें सभी को एक बार में, एक ही सिग्नेचर में राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों की इस उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब एक नई नियमावली बनाई गई और नियमावली के तहत यह कहा गया कि एक हम परीक्षा लेंगे और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन परीक्षा के आड़ में जो शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के साथ किया, यह कतई भी नियोजित शिक्षकों को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें परीक्षा के आड़ में उनका बायोमेट्रिक किया जाएगा, उनका फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा, उनका जो है आई रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, उनका सारे मूल दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे, पुनः दस्तावेज सत्यापन होगा, काउंसलिंग होगा, अर्थात नई जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वो सारे भर्ती प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए। कतई भी इन्होंने नहीं सोचा था। विरोध प्रारंभ हुआ, लेकिन विरोध सफल नहीं हो पाया, इसलिए कि जो विरोध कर रहे थे प्रारंभ में, वो एक तरफ विरोध भी कर रहे थे और दूसरे तरफ चुपके से क्षमता परीक्षा हेतु उन्होंने आवेदन भी कर दिया और जाकर के उन्होंने परीक्षा भी दे दिया। और इस प्रकार शिक्षा विभाग जिस प्रकार से विरोध झेल रही थी, उम्मीद भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में क्षमता परीक्षा फेज 1 में ही नियोजित शिक्षक सम्मिलित होंगे और आधे से अत्यधिक नियोजित शिक्षक जो है वो क्षमता परीक्षा फेज 1 में उन्होंने आवेदन दिया, परीक्षा भी दिए और आधा से अत्यधिक उत्तीर्ण भी हो गए क्षमता परीक्षा फेज 1 में ही, और वे आज विशिष्ट शिक्षक में राज्यकर्मी का दर्जा भी पा गए हैं। फेज 2 भी लगभग जो है प्रक्रिया समाप्ति के कगार पर है और इस प्रकार से लगभग 70% से भी अत्यधिक जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे राज्यकर्मी का दर्जा पा चुके हैं। अब राज्यकर्मी का दर्जा न पाने वाले जितने कष्ट में हैं उससे अधिक कष्ट में अब राज्यकर्मी का दर्जा पा चुके जो नियोजित शिक्षक हैं वे हैं। उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? नियोजित शिक्षकों को जिस मद से उनको वेतन मिलते रहा है उस मद से उनको वेतन मिल रहा है, लेकिन जब वे राज्यकर्मी बने, विशिष्ट शिक्षक बने, तो अब चूंकि राज्यकर्मी हो गए तो उनको दूसरे मद से जो है पैसा आना था और दूसरे तौर तरीका भी उनका वेतन के लिए अपनाए जाने थे। चूंकि बीपीएससी शिक्षकों का जिस प्रकार से वेतन भत्ते मिलते उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का भी मिलना है। इस हेतु प्राण नंबर जनरेट करना है इन्हें। अब प्राण नंबर जनरेट करने के लिए आवेदन किए हुए 2 माह गुजरने को है, लेकिन कुछ एक जिलों को छोड़ दे तो अन्य जिलों में अब तक जो है प्राण नंबर जनरेट नहीं हुए हैं, जिसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं विशिष्ट शिक्षक की। अभी जनवरी और फरवरी 2 माह गुजर चुके हैं, अब तक इनको 2 माह का वेतन नहीं मिल पाया है। अब हिंदुओं का महापर्व होली इनके सर पर है, साथ ही मुस्लिमों का भी महापर्व रमजान का महीना चल रहा है। अब मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो शिक्षक हैं, वो भी हिंदू धर्म के मानने वाले जो शिक्षक शिक्षिका हैं, वो भी सारे जो है वेतन पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पर्व सर पे है, खर्च अत्यधिक है पर्व के नाम पर, और वेतन उनको पिछले 2 माह से नहीं मिला है, तो अब कैसे होगा? पर्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो
रेगुलरली उनको फेस करना पड़ता है प्रत्येक माह समस्याएं, उनमें भी अनगिनत समस्याएं हैं। मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि जो शिक्षक का पद है वो गरिमामय पद है। भले ही इनका मासिक वेतन इतने अत्यधिक नहीं है कि एक रॉयल जिंदगी जी सके, लेकिन इनको नाटक करना पड़ता है रॉयल जिंदगी जीने का समाज में, ताकि समाज कोई शिकायत ना करे शिक्षकों के बारे में कि देखो सरकारी मास्टर है, वो कपड़ा अच्छा नहीं पहनता है, वो खाता अच्छा नहीं है, घर उसका टूटा फूटा है, बच्चे फटे हाल में रहते हैं, बीवी जो है सही से नहीं रहती है, उसके माता-पिता का दवा समय से नहीं मिल पाता है, वो बच्चों को जो है वो सही से शिक्षा नहीं दे पा रहा है, बीमार पड़ने पर अपने बीवी बच्चों माता-पिता को प्राइवेट अस्पताल में दिखा नहीं रहे, तमाम तरह के जो है समाज के ताने शिक्षकों को सहने पड़ते हैं। अब उसको मेंटेन करने के लिए समाज में खुद के अस्तित्व को कायम करने के लिए और शिक्षक को करना क्या पड़ता है कि उसे सूदखोरों के शरण में जाना पड़ता है, महाजनों के शरण में जाना पड़ता है, उसे बैंक से या किसी अन्य जो है नॉन बैंकिंग संस्थाओं से, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जो है उसे मोटे ब्याज दर पर लोन लेना पड़ता है और तब जाकर के उसका ये सारे जिसके लिए समाज ताने देती है उसे वो फुलफिल कर पाता है और उसका ईएमआई या ब्याज जो है प्रत्येक माह उसको डालने पड़ते हैं। अब आप बताइए कि जो होम लोन ले रखा है, जो पर्सनल लोन ले रखा है, जो लोन लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो लोन लेकर के अपने बहन का बेटी का विवाह किया है या अन्य जो उसके जरूरत की चीजें हैं उसे पूर्ण करने हैं तो उसे कर्जा महाजन लेना पड़ा, हित रिश्तेदार आस पड़ोस सुदकोर महाजन से ब्याज पर जो पैसा लगाने वाले हैं उनसे, तो आखिर कैसे वो प्रत्येक माह उनको वहन कर पाएगा, कैसे वो मेंटेनेंस कर पाएगा। 2-2 माह यदि शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे उनका जीवन यापन चल पाएगा, कैसे भरण पोषण हो पाएगा उनके बीवी बच्चों का, कैसे उनके बूढ़े माँ बाप का दवा खरीदा पाएगा, कैसे अपने बच्चों को जो उच्च शिक्षा हेतु दूसरे शहरों में भेजे हैं उनका पॉकेट मनी दे पाएंगे, वो कैसे वो फी भर पाएंगे, कैसे आखिर ये सारे आवश्यकताएं उनकी पूर्ण होगी। सरकार बिल्कुल ही जो है वह निरंकुश हो चुकी है इस पूरे मामले में। एक तो शिक्षकों को जो है गरिमामयी पद है, लेकिन गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए उनको पर्याप्त वेतन नहीं दे पाती है प्रत्येक माह और प्रत्येक माह जो वेतन उनके लिए तय किया गया है वह भी जो है वो सरकार प्रत्येक माह उनके खाते में नहीं दे पाती है, तो जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि शिक्षकों को जो है वह ब्याज पर सूद पर जो है वो पैसा उठाना पड़ता है सुदखोरों महाजनों से या फिर उनको लोन लेना पड़ता है मोटे ब्याज दर पर। तो इन सारे मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए सरकार को यह निश्चित करनी चाहिए कि प्रत्येक प्रकार के शिक्षक, चाहे वो पुराने वेतनमान वाले हो, विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, प्रत्येक प्रकार के शिक्षकों को प्रत्येक माह के प्रथम वीक में ही उनके खाते में वेतन डाल दिया जाए ताकि वे अपनी आवश्यकता की जो है सारे चीजें वो खरीद सकें, अपने सारी आवश्यकताएं जरूरतें वो पूर्ण कर सकें। ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अब दूसरी जो बात सामने आ रही है कि जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ है उसके द्वारा क्षमता परीक्षा फेज 1 का भी पुरजोर विरोध किया गया, क्षमता परीक्षा फेज 2 का भी पुरजोर विरोध किया गया और क्षमता परीक्षा फेज 3 का भी पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हालांकि विरोध करने वालों की संख्या लगातार कम होते जा रही है क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं और राज्यकर्मी का दर्जा न पाने की शिक्षक संगठनों के आह्वान पर जो निर्णय ले रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कसक है कि उनका पड़ोस वाला, उनका विद्यालय में साथ में पढ़ाने वाला, उनका जो जान पहचान वाला है, उनका हित रिश्तेदार जो है, जो नियोजित शिक्षक था वो राज्यकर्मी बन गया। अब ये नहीं बन पा रहा है, हर साथ ही इसको फैमिली का, समाज का जो है प्रेशर भी झेलना पड़ रहा है कि विरोध करने से क्या मिलेगा, राज्यकर्मी बन जाओगे तो बीपीएससी की भांति ही तुम्हें दर्जा मिल जाएगा, उनके समान ही सारे वेतन भत्ते तुमको मिलेंगे, क्यों तुम संघों के नेताओं के चक्कर में पड़े हो, तुम जो है परीक्षा दो, राज्यकर्मी बनो। और इस प्रकार जो है संख्या दिन प्रतिदिन जो है विरोध करने वालों की घटती जा रही है। विरोध क्यों आखिर किया जा रहा है, इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि जो बीपीएससी शिक्षकों को सारे लाभ मिल रहे हैं वो सभी लाभ जो है विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलेंगे। साथ ही चूंकि नियोजित से भी शिक्षक बन रहे हैं तो नियोजित शिक्षकों के तौर पर उनका जो कार्यानुभव रहा है उसका उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद लाभ नहीं मिल पा रहा है, अर्थात वेतन संरक्षण का, सेवा निरंतरता का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। यदि वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता का उनको लाभ नहीं मिलेगा तो फिर पदोन्नति का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा, उनका वेतन वृद्धि का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा, वरीयता का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। साथ ही जो है
बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनकी कई अन्य सारे माँगे हैं जो फलफ़िल नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है इस प्रकार से विरोध जताए जा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार उदासीन है, नियोजित शिक्षकों के इन माँगों को लेकर के उदासीन होने के पीछे मुख्य कारण यह है कि विरोध करने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है और सरकार और शिक्षा विभाग जो जाल फेंक रही है, उस जाल में ये शिक्षक फँसते जा रहे हैं और इनका जो माँग है, वो कमज़ोर होते जा रहा है। शिक्षा विभाग जिस प्रकार से नीति तैयार कर रही है, उन नीतियों के तहत ही जो है शिक्षकों को मजबूर कर दे रही है ढलने के लिए और शिक्षक मजबूर भी हो जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार शिक्षकों के कमजोरियों को समझ चुकी है, इसलिए वो जैसे चाह रही है वैसे शिक्षकों को नचा रही है और कुछ शिक्षक जो हैं वो मजबूर हैं, बाकी शिक्षकें जो हैं जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा नीति निर्देश दिया जा रहा है उसका वो पालन कर रहे हैं और उसी प्रकार से वे खुद को ढाल करके और शिक्षक रूपी नौकरी कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि अंततः ये जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ है, वह इसी प्रकार से अडिग रहती है या फिर इसके भी जो सक्रिय कार्यकर्ता अब तक बने हुए हैं विरोध में, वे अंततः चौथे, 5वें फेज में वो शामिल होकर के और राज्यकर्मी का दर्जा पा जाता है या फिर सरकार को झुकने पर मजबूर कर देते हैं, जो इनकी मांगे हैं उसको पूर्ण करने में। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।